Hello friends, welcome to our YouTube channel Decode Class. Today we will discuss about the applications of Gauss theorem. So let me start. बेटा हमें क्या डिस्कस करना है? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम स्टार्ट करना है. ठीक है, इसके कई सारे एप्लीकेशन होते हैं गॉस थ्योरम के. हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged insulating wire. इंसुलेटिंग वायर मतलब बेटा हमारे पास कोई एक चार्ज वायर होगा, इंसुलेटिंग वायर होगा जो कंडक्टिंग नहीं होगा. हालांकि बेटा कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग का यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा. ये रिमाइंडर रखिएगा, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा चार्ज जो होगा वो स्टैटिक पोजीशन में होगा और जब बेटा चार्ज आपका स्टैटिक पोजीशन में होगा तभी उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. ये बात आप पार्ट फर्स्ट में भी देख सकते हैं. जो हमने पहली क्लास ली थी उसमें हमने इस बात को रिप्रेजेंट किया था कि मोशन और रेस्ट के बारे में चार्ज के अच्छे से एक्सप्लेन किया था. वहां आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट में. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई एक चार्ज इंसुलेटिंग वायर है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. बेटा ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. हालांकि आप चार्ज की क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स लेंथ इज इंफिनिटी, मतलब इसकी लेंथ जो है बेटा इंफिनिटी है. बस हमें इतना पता है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, इंफिनिटी है. और जब किसी वायर की चार्ज वायर की आपको लेंथ नहीं पता है तो आप उस पर प्रेजेंट चार्ज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. क्लियर? हमें इसकी वजह से मान लीजिए कोई आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. क्लियर? कैसे करेंगे? तो बेटा आप सबसे पहले देखिए क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. और गॉस थ्योरम बेटा होती क्या है कि किसी भी सरफेस से या किसी भी क्लोज सरफेस से पास आउट होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज बाउंडेड बाय द सरफेस. तो हमें एक बेटा सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो हमें सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी. बेटा अच्छा एक बात समझिए, जैसे ये है मेरा मार्कर, यही एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो क्या बताइए, आर डिस्टेंस पे केवल एक यूनिक पॉइंट होगा? नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं. यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा. और ऐसा नहीं कि इसी जगह से देखना है, यहाँ ये पूरे में वायर स्प्रेड आउट है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, यहाँ से. तो ऐसे बेटा हमारा आर डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे. बेटा हम एक ऐसे सरफेस की इमेजिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, हम एक ऐसे सरफेस की इमेजिनेशन करेंगे जिस पर क्या हो, हमारे ये आर डिस्टेंस वाले सारे के सारे पॉइंट उसकी सरफेस पे एग्जिस्ट करें. ठीक है, और अगर आप सोचें तो आपके पास एक ऐसा सरफेस जो होगा वो बेटा कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर. तो हम एक गॉसियन सरफेस की इमेजिनेशन करते हैं और गॉसियन सरफेस के फॉर्म में हम एक सिलेंडर की इमेजिनेशन करते हैं जिसके सेंटर पे हमारा वायर होगा, जिसके सेंटर ना बोल के जिसकी एक्सिस पे हमारा वायर होगा. ठीक है, मैं इस सिलेंडर को गॉसियन सरफेस क्यों बोल रहा हूँ, ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक्चुअली बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग जिस सरफेस को एज्यूम करते हैं वो हमारा क्या कहा जाता है, हमारा गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जाता है. हमने बेटा ये जो सिलेंडर लिया है उसकी लेंथ हमने एज्यूम कर रखी है, हमारी इसकी लेंथ बेटा क्या है, स्मॉल है. ठीक है, और टोटल चार्ज बाउंडेड बाय द सिलेंडर इज क्यू, मतलब चार्ज सिलेंडर में और कहीं से नहीं है, चार्ज वायर का ही है. लेकिन वायर जितना हमने रियल लेंथ का सिलेंडर एज्यूम किया तो रियल लेंथ के सिलेंडर में जितना चार्ज वायर में प्रेजेंट है वो चार्ज हमने एज्यूम किया है क्यू.
क्लियर? हमारा ये टोटल चार्ज नहीं है, वायर की लेंथ ही इनफिनिट नहीं है, तो बेटा आप टोटल चार्ज तो मतलब डिफाइन कर ही नहीं सकते। हमने एक सरफेस ले लिया और हमारा जो है ये जो सिलेंडर की रेडियस होगी बेटा क्या होगी, आर होगी, क्योंकि हमें आर डिस्टेंस पे क्या एज्यूम करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्टेन करनी थी। मान लीजिए हमारा ये पॉइंट एक पी है और इस पॉइंट पे हमने एक सरफेस या बोले तो स्मॉल एरिया कंपोनेंट एज्यूम किया, स्मॉल एरिया कंपोनेंट। तो स्मॉल एरिया कंपोनेंट अगर देखें तो ये बताओ, ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज है और आपका जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है वायर, और ये आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस पे आप कोई भी एरिया कंपोनेंट लेंगे तो उसकी वजह से एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट आउटसाइड होगा। क्लियर? और जैसे ये आपका वायर है, वायर में पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो जस्ट आउटसाइड होगी। मतलब अगर आपसे कहा जाए तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी और एरिया वेक्टर यानी एरिया कंपोनेंट हमने लिया है डीए, तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर बेटा आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। बेटा हमने ये क्या लिया है, कर्व सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया, कर्व सरफेस पे हमने एरिया कंपोनेंट ले लिया है। अगर हम बेटा इस एरिया कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें सिलेंडर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। राइट? अभी हमने कर्व की बात की है बेटा, अगर गौर से देखो तो जो सिलेंडर का बेस होगा, बेस, तो बेस में भी तो सर्कमफ्रेंस के पास आप एरिया ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सपोज करिए हमने एक स्मॉल एरिया यहाँ पे एज्यूम किया, यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से बेटा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जस्ट आउटसाइड होगी, लेकिन हमारा एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, डीए वेक्टर। इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि बेटा जब बेस में आप कट करेंगे तो बेस में अगर आप एरिया कंपोनेंट ले रहे हैं तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। हमने ये माना कि हमारा ये पॉइंट जो है पी डैश, हमने दो एरिया कंपोनेंट एज्यूम किए, एक पी पॉइंट पे और एक पी डैश पॉइंट पे। पी पॉइंट हमारा कर्व्ड सरफेस पे हो और पी डैश पॉइंट जो है ये हमारा कहां पे है, बेस सरफेस पे। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया कंपोनेंट्स। अगर बेटा स्मॉल एरिया कंपोनेंट्स की वजह से देखें, स्मॉल एरिया कंपोनेंट्स की वजह से देखें तो बेटा ये क्या होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया कंपोनेंट है तो हमारा फाई ना लेके हम क्या लेंगे, डी फाई। मैंने आपको बता रखा है कि आप स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डेल्टा ना यूज करके डी का यूज करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल्स बेटा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। लेकिन ये कहां के लिए, यहाँ पे सफिक्स पे छोटा सा लिख देंगे एट पी, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है, तो ई डॉट डीए एट पी प्लस बेटा फिर क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट पी डैश। हमारे पास बेटा दो है ना, एक हमने पी पे लिया एरिया कंपोनेंट और एक पी डैश पे लिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट पी सफिक्स में और इसमें एट पी डैश लिख देंगे। क्लियर? अगर हम गौर से देखें तो हमारा ई डी ए होता क्या है बेटा, कॉस थीटा होता है, तो हम थीटा में लिख के पी पे देखिए एंगल थीटा क्या है, ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है, पैरेलल है, तो यहाँ पे cos 0 आ जाएगा और प्लस ई डॉट ई डीए और यहाँ पे cos थीटा होगा। तो यहाँ पे गौर से देखिए बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ई और डीए के बीच में 90 डिग्री, और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारा ये पूरा फंक्शन जो होगा वो पूरा 0 हो जाएगा और हमारे पास डी फाई इक्वल्स बेटा क्या आ जाएगा, ई इंटू डी है। cos 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास डी फाई इक्वल्स क्या आ गया, ई इंटू डी आ गया। क्लियर इतनी बात? ये बेटा कहां से, टोटल एरिया कंपोनेंट्स से है, टोटल सरफेस से नहीं है, एरिया कंपोनेंट्स से। ठीक है? अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें,
total electric flux passing through whole Gaussian surface अगर हम बेटा होल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स देखना चाहें तो बेटा हमें क्या होना चाहिए, 5 प्लस बेटा हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका, E इंटू डी ए का। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि यहाँ पे बेटा क्लोज्ड इंटीग्रेशन अप्लाइड होता है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम जिस सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हमारी क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। तो हमने लिखा E डॉट ई डी ए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए 5 प्लस। इतने बात में किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसको यहां पे करें देखिएगा तो 5 प्लस बेटा ई बेटा आपका कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वल डिस्टेंस में है। वायर पहली बात तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जितना चार्ज यहां पे है उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे है, ठीक है। और डिस्टेंस भी अगर आपकी सेम है तो कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो ई को हमने बाहर कर लिया और हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीए आ गया, क्लियर। और ये बताइए यहाँ पे जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीए है ये डीए कहाँ का है, तो बेटा आप समझ सकते हैं कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। मैं थोड़ा सा सिलेंडर का ये पार्ट साफ कर देता हूं। यहां पे जो डीए आएगा इसको आप क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एल लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई आर इंटू एल। क्यों? क्योंकि ये कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर है, कर्व्ड एरिया है। आप होल एरिया ऑफ द सिलेंडर नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका जो बेस वाला एरिया था उसमें फ्लक्स आउटकम हुआ ही नहीं, फ्लक्स तो वहां पे 0 हो गया था। आपने यहाँ पे देखो करके भी देखा, अगर आपका फ्लक्स 0 है तो ये कौन सा वाला डीए है, तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस वाला डीए है। तो कर्व्ड सरफेस वाला टोटल एरिया क्या होगा हमारे पास, 2 पाई आर इंटू एल। इसमें आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक। मतलब किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। तो 5 प्लस बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डीए की जगह हम रख देंगे 2 पाई आर इंटू एल और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। हमारे पास ये क्या है बेटा, फ्लक्स है। और एक तरीका और होता है हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट करने का, जो कि क्या कहा जाता है हमारा गॉस थ्योरम। तो हम फिर से अप्लाई करेंगे बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। तो बाय गॉस थ्योरम में फ्लक्स 5 प्लस बेटा आपके पास क्या आता है, आपने खुद बताया था 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज बाउंडेड थ्रू द सरफेस। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो गॉसियन सरफेस लिया गया है, जो सिलेंडर एज्यूम किया गया है, इसके द्वारा कनेक्टेड चार्ज क्या है, क्यों मैंने यहाँ पे लिख रखा था। तो हमने इसको ये लिख लिया, ये भी हमारा फ्लक्स है बेटा आउट कमिंग फ्रॉम द सरफेस, और ये भी फ्लक्स है। क्या हम दोनों फ्लक्स भी कंपेयर कर सकते हैं? तो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, दोनों सरफेस की कंपेयर करते हैं। तो अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब हम 1 और 2 इक्वेशन की कंपेयर अगर कर दें तो बेटा आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स Q अपॉन ε0 आ जाएगा, क्लियर। तो अगर आपको E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर ना लिख के चाहे ऐसा करिए ε0 2 पाई के साथ लिख दीजिए और यहां पे लिख दीजिए Q अपॉन आर इंटू एल। बेटा एक बात बताइए, ना तो आपको चार्ज पता है वायर पे, ना तो आपको लेंथ पता है वायर की, ये तो आपने सिलेंडर के लिए अज्यूम किया था। तो एक चीज आपको लेकिन पता है, मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में समझाया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज
लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज क्यू अपॉन एल इक्वल्स लेमडा, और लेमडा बेटा आपका क्या है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये लेमडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आती है, लेमडा अपॉन बेटा क्या आर आ जाती है, और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हालांकि इसी को कुछ जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों की आदत होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने की, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा बात वही आ जाती है। और कई बार यही चीज प्रूव करने के लिए बोल देता है कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ चार्ज इंसुलेटिंग वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लैम्डा इक्वल्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब आप लोगों को ये लगता है बोर्ड पेपर में कि हमें तो ये बताया ही नहीं, बेटा गौर से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने ये लिख रखी है यही लिखा हुआ है वो, सो बी केयरफुल। इस तरह से क्वेश्चन आपके थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं, तो उनमें आप थोड़ा सा ये देखिए कि हमें किस डेरिवेशन के बारे में बात करनी है और उसका कंक्लूजन क्या आया है, उसका प्रोसेस क्या था। हमारे लिए कंक्लूजन तो न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट होता है, बाकी हमारा प्रोसेस जो होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो ये अब जैसे बेटा थोड़ा सा हम साइंटिफिकली बात करें, ये डेरिवेशन हमारा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन इन केस आपसे वो कह दे कि एंड आल्सो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस ई एंड ऑन, मतलब आपसे यही पूरा डेरिवेशन पूछ लेगा और साथ में कह देगा ई और आर के बीच आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो उस सिचुएशन के लिए आपको समझना चाहिए, देखते हैं कैसे। बेटा जब ग्राफ प्लॉट करने की बात करता है तो सबसे पहले हमें वो फार्मूले पे ध्यान देना चाहिए जिसमें वो दोनों क्वांटिटीज मर्ज आउट हो रही हैं जिनके बीच हमें ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, हमारे पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन ये बात विशेष तौर पर याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड है, मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ ड्रा करने लगे, उसके लिए फॉर्मूला ग्राफ अलग होगा, ठीक है ना। और यहाँ के लिए ग्राफ बेटा क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। हमें E और R के बीच ग्राफ ड्रा करना है। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा आप जानते हैं फिजिकल कांस्टेंट है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में और ऊपर भी तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, कूलम कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें E और R के बीच ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले हम क्या प्लॉट करेंगे, हम एक्सेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने ये लिख दिया E और ये लिख दिया बेटा R, क्लियर। गौर से देखिए हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, हमारे पास बेटा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको E प्रोपोर्शनल 1/R नहीं लिख सकते हैं? E प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं, ठीक है। और E/R लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E/R इक्वल्स बेटा आप कांस्टेंट भी तो लिख सकते हैं भाई। प्रोपोर्शनल अगर आप रिमूव करेंगे तो इक्वल्स जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, तो आप कांस्टेंट अपॉन R लिखेंगे, R इधर आ जाएगा, तो E/R इक्वल्स क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। मन में आप सोचिए कि बेटा आपके पास इधर क्या है, x डायरेक्शन में R है और इधर y डायरेक्शन में E है। मन में आप रख के देखिए, आपको रियल में पुटअप नहीं करना है, तो ये क्या है, x इंटू वाई इक्वल्स बेटा आपके पास क्या है, कांस्टेंट का ग्राफ है। और जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे उन्होंने जब हाइपरबोला स्टडी किया होगा तो उन्होंने उसमें एक स्पेशल केस पढ़ा होगा, रेक्टेंगल राइट एंगल हाइपरबोला। राइट एंगल हाइपरबोला ये कब क्रिएट होता है, वैसे हाइपरबोला का फॉर्मूला आपको पता है, इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स 1 जानते हैं।
लेकिन अगर बेटा एक्सेस को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो जो हमारा पैराबोला हाइपरबोला क्रिएट होता है वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल हाइपरबोला। और उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, आप लोगों ने पढ़ी होगी, x into y equals c square, where c square is constant। लेकिन जो मैथ नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं उनको बस ये समझना है कि जब कोई एक क्वांटिटी जो हो अदर क्वांटिटी पे डायरेक्ट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि दोनों का मल्टीपल जो हो वो कांस्टेंट हो, तो आपको एक ऐसे ग्राफ ड्रा कर देना होता है। बस इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे कि जो ये कर्व का बेंड हो, जो कर्व हम लोग बेंड करते हैं तो ये x और y से के लिए सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे इधर डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वैसे इधर भी हो, ऐसा ना हो कि इधर बहुत पास हो और इधर बहुत दूर हो, या इधर बहुत पास कर दें इधर बहुत दूर कर दें, वो ना हो। ऐसे ग्राफ बीचों बीच होना चाहिए। जैसे मेरा ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, बिल्कुल ये एक कर्व के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये ग्राफ आपका ई और आर के बीच ऑब्टेन हो जाता है। तो कभी कभी वो आपसे ग्राफ भी पूछ लेता है, बस ये जरूर याद रहे कि ये वाला एंड कभी इसमें टच ना हो और ये वाला एंड कभी इसमें टच ना हो, ठीक है। और ग्राफ जो हो आपका एक तरह सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ग्राफ हमारा कंप्लीट है, इसमें करना कुछ नहीं। सिमेट्रिक कहने का मतलब है ऐसे अगर आप एक लाइन ड्रा करें 45 डिग्री पे, तो बेटा अगर इस ग्राफ को इसके ऊपर करें तो ये वाला जो रीजन है वो बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर ही आना चाहिए। मतलब जैसा ग्राफ इस लाइन के ऊपर वैसा ही ग्राफ इस लाइन के नीचे, ये मतलब है सिमेट्रिक होने का। तो ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए और हमारा ग्राफ जो होगा बेटा ये क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड we will meet next day with the next topic. Thank you.